हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम भारतीय संविधान और लोकतंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका रीट का एग्ज़ाम होने वाला है एसएसटी के अंदर, उसमें आपके भारतीय संविधान से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका ईओआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, ईओआरओ के एग्ज़ाम में भी दोस्तों भारतीय संविधान से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटी से संबंधित लगभग 300 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। 300 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर 300 क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊँगा ये 8 वीडियोज़ के अंदर करवाऊँगा। लगभग 8 वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। 25-25 मिनट के वीडियोज़ रहेंगे और यहाँ पर 300 सवाल मैं आपको करवाऊँगा, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये आपकी 4 से 5 वैकेंसीज़ को कवर करेंगे। रीट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एसएसटी का, ईओआरओ का जो पेपर होने वाला है, पटवार एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम। तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो इन वीडियोज़ को देखिए और इन सवालों को समझिए। इसी तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो पहला सवाल देखिए आप, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 59वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन या फिर आपका 71वां संविधान संशोधन? यह सवाल अभी आपका 3-4 दिन पहले आरएसएम एसएसबी के द्वारा भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1988 का है। यह आपको ध्यान रखना है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 वर्ष द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 21 वर्ष की जो आयु थी वो घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष की गई आपके 61वें संविधान संशोधन के तहत। यह आपको ध्यान रखना है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। तो इसके लिए संविधान का जो अनुच्छेद था 326, उसमें भी संशोधन किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यह 28 मार्च 1989 से लागू हुआ। तो ये लागू कब हुआ था? तो लागू तो ये 1989 में हुआ था, लेकिन अधिनियम ये कब का हो जाएगा? 1988 का हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह 28 मार्च 1989 से लागू हुआ। इसे तत्कालीन जल संसाधन मंत्री बी शंकरानंद ने पेश किया। तो यहाँ पर 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है? 21 वर्ष से आयु घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष की गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई? 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत की गई। लागू कब हुआ? 28 मार्च 1989 को लागू हुआ। 326वें संविधान में संशोधन किया गया। इसके अलावा तत्कालीन जल संसाधन मंत्री जो थे आपके बी शंकरानंद ने इसे पेश किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बी शंकरानंद जो थे, इनके द्वारा इसे पेश किया गया था। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारत का जो संविधान है दोस्तों, उसकी प्रस्तावना जो है उसमें कौन सी विशेषता आपकी नहीं है? तो प्रस्तावना तो आपने पढ़ी होगी, पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीति न्याय या प्रतिष्ठा की समानता। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय शासन। प्रस्तावना जो है दोस्तों, उसमें आपकी पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है और यहाँ पर समानता की बात की गई है, लेकिन संघीय शासन की बात नहीं की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रस्तावना एक बार आप देख लीजिए, प्रस्तावना की इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात आपकी प्रस्तावना में की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यह आपको ध्यान रखना है। तो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समता की बात की जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की यहाँ पर बात की गई है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बंधुता बढ़ाने वाले कारक, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। तो बंधुता की बात भी यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों आपका प्रस्तावना में। तो 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया? इसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए, SPA, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। यह आपको ध्यान रखना है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और जो आपका संविधान है, इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत किया गया था। तो ये 3 वर्ड भी आपको ध्यान रखने हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत। अब अगला सवाल देखिए, भारत की संविधान निमात्री सभा
के उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष आपके कौन थे, ये पूछा गया है। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, ए.एन. सिन्हा या एस.सी. मुखर्जी। तो दोस्तों उपाध्यक्ष आपके कौन बने थे? एक तो आपके एस.सी. मुखर्जी बने थे और एक आपके वी.टी. कृष्णाचारी बने थे। यह आपको ध्यान रखना है। दो आपके उपाध्यक्ष थे, एक तो आपके एस.सी. मुखर्जी हो जाएंगे और एक आपके वी.टी. कृष्णाचारी हो जाएंगे। यह आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी या मनोनीत अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बने थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे जो कि स्थायी थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी 3 प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे या आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, स्थायी कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने। और अगर आपसे उपाध्यक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी जो है ये उपाध्यक्ष बने थे। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, ये भारत के किस संविधान में वर्णित है? वर्तमान में, वर्तमान के हिसाब से पूछा गया है। 224 का, 290 का, 300 का या 312 का? तो ये आपका 300 क में एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों वो 300 क में एक आपका विधिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले ये आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ आपका 1978 का, उसमें इसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो आपका मौलिक अधिकार था संपत्ति का, उसे हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया 300 क में। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। 300 क वाला पूछा जाएगा, 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया और विधिक अधिकार बनाया गया। और कहाँ पर डाला गया? 300 क में डाला गया। और पहले किस में था? ये अनुच्छेद 31 में था। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा संविधान संशोधन आपका किया गया? 6 से 14 वर्ष की आयु, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु। 74वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि आपका 2002 में हुआ था। यहाँ पर 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसे अनुच्छेद 21 का, यह आपको ध्यान रखना है, 21A के अंदर, 21A के अंदर शामिल कर मौलिक अधिकार बनाया गया। तो इसे 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया और इसे मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया है। 11वां जो मूल कर्तव्य आपका, उसमें भी इसको शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। 6 से 14 वर्ष 21 क के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है आपका, इसमें न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना आवश्यक है, यह आपसे पूछा गया है। 2 महिला, 3 महिला, 4 महिला या फिर 5 महिला? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 2 महिला होना आवश्यक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों, ये किसकी सलाह से कार्य करता है, यह आपसे पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है, तो ध्यान रखना है आपको। मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अनुच्छेद 74 जो है उसमें क्या दिया गया है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 जो है उसमें दिया गया है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? भैया प्रधानमंत्री होंगे। मुखिया तो प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन सलाह कौन देगी? मंत्रिपरिषद देगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे अनुच्छेद 75 की बात की जाए तो 75 में क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये आपके 75वें में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद में? 75 में। यह आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो परिवार कल्याण का जो विषय है ये भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? अब आप लोगों को पता होगा भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं।
यह आपको ध्यान रखना है। चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, नवीं अनुसूची या फिर आपकी 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों परिवार कल्याण की बात जो है वो आपकी 11वीं अनुसूची में की गई है। किस में की गई है? 11वीं अनुसूची में की गई है। और 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज का उल्लेख है, यह आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें आपके 29 विषय शामिल है। अनुसूची 11 में आपके 29 विषय है पंचायत के अंदर, यह आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे नगर पालिका की बात की जाए तो वहाँ पर दोस्तों अनुसूची जो 12 है उसमें कितने विषय हो जाएंगे? आपके 18 विषय हो जाएंगे, ठीक है। तो अनुसूची 11 में 29 विषय है जो पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीब उन्मूलन, सड़क पेयजल से संबंधित है। इसमें कृषि भूमि सुधार, लघु सिंचाई, वाटरशेड विकास, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण आवासन, खाद्य प्रसंस्करण आदि शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए अनुसूची 4 में क्या दिया गया है, तो इसमें राज्यसभा में सीटों का वितरण दिया गया है। अब देखो 12 की 12 अनुसूची आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का वितरण दिया गया है। अनुसूची 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूमि सुधार और अधिग्रहण से संबंधित है। तो भूमि सुधार और अधिग्रहण से संबंधित हो जाएगी आपकी अनुसूची 9। और अनुसूची 6 की बात की जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 10 जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन शामिल होगा। तो असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम की बात किस में की गई है? अनुसूची 6 में की गई है। तो यहाँ पर 12 अनुसूची आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों भाषा का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में है, दल बदल का उल्लेख जो है वो कौन सी अनुसूची में है? तो दल बदल का आपका 10वीं अनुसूची में हो जाएगा, 11वीं में आपका पंचायती राज हो गया, 12वीं में आपका नगर पालिका हो गया, ठीक है। 9वीं मैंने आपको बता दिया, 9वीं में भूमि सुधार और अधिग्रहण से संबंधित हो गया। और जो आपकी 8वीं हो जाएगी दोस्तों उसमें भाषा का उल्लेख है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में आपका विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर, 9 नवंबर। तो विधिक सेवा दिवस आपका कब मनाया जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 से, कब से दोस्तों? 1995 से 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 9 नवंबर को आपका विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, 9 नवंबर आपको ध्यान रखना है, विधिक सेवा दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1995 से। कौन मना रहा है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है दोस्तों आपकी, इसमें आपके जो शब्द उल्लेखित है उनका सही क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? आपका न्याय आता है दोस्तों। 3 प्रकार का न्याय आता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता आती है, 2 प्रकार की आपकी समता आती है, फिर आपकी बंधुता आती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की क्षमता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, और बंधुता बढ़ाने वाले कारक हो जाएंगे आपके, तो वो आपके इसमें आ जाएंगे। और 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए, SPA। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? और अभी ये सवाल आपका दोस्तों RSM SSB के द्वारा भी पूछा गया है। RSM SSB के द्वारा ये सवाल अभी आपका JN के एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू हुआ? 2008, 2010, 2011 या 2012? तो भैया पोस्को एक्ट जो है आपका ये कब लागू हुआ है? ये आपका 2012 में लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। पोस्को अधिनियम भारत में 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2012 को आपका पोस्को एक्ट लागू हुआ है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। यहाँ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के सेक्सुअल लैंगिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 46 धाराएं हैं, 46। अब आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो आ गया दोस्तों आपका यहाँ पर 51A की बात की जा रही है। 51A में आपके मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो मूल कर्तव्यों में आपका कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? तो मूल कर्तव्य जो है वो कितने हो जाएंगे? आपके 11 मूल कर्तव्य हो जाएंगे। और 11 के 11 आपको ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो यहाँ पर 4 भी आपका दिया गया है, 3rd भी दिया गया है और 2 भी दिया गया है। करों का भुगतान करें ये नहीं दिया गया है मूल कर्तव्य में, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मूल कर्तव्य जो है इनके बारे में देख लेते हैं। मूल कर्तव्य का उल्लेख 51A के अंदर दिया गया है और ये आपके भाग 4A में दिया गया है, ठीक है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। तो आपके मूल कर्तव्य जो है ये भी आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
जोड़े गए थे, इसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसमें कितने सदस्य हो जाएंगे? 12 सदस्य हो जाएंगे। और इसने कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी? तो 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन संविधान में 10 जोड़े गए और एक आपका बाद में जोड़ा गया, तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। और 11वां जो है आपका वो कर्तव्य शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसका उल्लेख आपका 21A में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 11 मूल कर्तव्य आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको दोस्तों 11 मूल कर्तव्य ध्यान रखने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इस PDF को आप ध्यान रखना। ठीक है, ये दिया गया आपके 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं वो एक बार आप देख लीजिए। 51A में दिए गए हैं, भाग 4A में। ठीक है, पहला क्या है आपका? संविधान का पालन करना पड़ेगा आपको और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये आपका किस में दिया गया है? 51A के A में दिया गया है। तो आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आपको आदर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखें और उनका पालन करें। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श है उनको हृदय में संजोए और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये चौथे में दिया गया है। प्रभुता, एकता, अखंडता आपका थर्ड में दिया गया है। और यहाँ पर ई में क्या दिया गया है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। फिर आपका F में दिया गया है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। और फिर एक आपका दिया गया है जी में दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं। एक बार तो इसका क्रम भी पूछा गया था, इसका क्रम बताइए। वन, झील, फिर आपकी नदी आ जाएगी, फिर आपका वन्यजीव आ जाएगा। सबसे पहले वन, फिर वन्यजीव, फिर यहाँ पर झील और यहाँ पर नदी। इसका क्रम भी पूछा गया था एक बार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका H में दिया गया है, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। तो आपसे पूछा जा सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख किस में है? तो आपको ध्यान रखना है 51A के H में आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे, इसका उल्लेख आपका I में हो जाएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने और सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और आपका जो आयु वाला है दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष का, जो मैंने आपको बताया जो शिक्षा वाला है, वो किस में जोड़ा गया? 11वें में जोड़ा गया, यानी K में जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अब अगला सवाल देखिए, स्वीप संबंधित है। तो स्वीप आपका किससे संबंधित है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, या फिर आपका हो जाएगा शहरी स्वच्छता कार्यक्रम, भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसका संबंध किससे है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका संबंध आपका हो जाएगा दोस्तों मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। स्वीप का संबंध किससे हो जाएगा? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है। सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम है जो लोकतंत्र में सबकी भागीदारी के लिए प्रयास करता है। अब अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? विश्वास, उपासना, धर्म, भाषा। तो भाषा नहीं दिया गया है, विश्वास अभी हमने देखा, उपासना देखा, धर्म भी देखा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में पत्र विक्रेता जीविका संरक्षण और पत्र विक्रय विनियम अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपके भारत में पत्र विक्रेता अधिनियम कब लागू हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 2014 में लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों? 2014 में लागू हुआ। अगला सवाल देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान जो सिद्धांत है वो भारत के किस देश से लिया गया है? भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिका के संविधान, फ्रांस के संविधान या कनाडा का संविधान? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कनाडा का संविधान। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है दोस्तों ये आपके कनाडा के संविधान से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो एक बार आप देख लेना। जैसे कि आपातकाल आपका जर्मनी से लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपकी फ्रांस से ली गई है, अमेरिका से मौलिक अधिकार, संविधान के सर्वोच्च निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है। प्रस्तावना की भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, शक्तियों का विभाजन आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति चुनाव की निधि, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो भी किससे लिया गया है? ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में से आपका संविधान संशोधन लिया गया है। और आपका रूस से दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। सोवियत संघ से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जिसे हम कैसे याद रखते हैं? रूमाल से याद रखते हैं। रूस से रूस हो जाएगा और ये माल से आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है। तो बच्चों की सुविधा और मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर आपके 1098 हो जाएंगे, 1098। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो उपाधियों का अंत जो है दोस्तों, ये आपके किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो ये आपके किसका हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका समता का अधिकार जो है उसका हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, समता का अधिकार जो है उसका हिस्सा हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, उपाधियों का अंत जो है ये आपका अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार में आता है। समता का अधिकार जो है ये आपका 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपका समता का अधिकार वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 1919 से लेकर 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध 23 से लेकर 24 तक वर्णित है। और अगर आपसे धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो 25 से लेकर 28 तक। और संस्कृति का संरक्षण 29 से 30। और मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 32। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, उसे ही संविधान की आत्मा कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अब अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानिए। तो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख है। और उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये आपको ध्यान रखना है। उसमें अंग्रेजी नहीं आती आपकी, तो अंग्रेजी आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, संताली, हिंदी, संस्कृत। 22 भाषाओं में आपकी ना तो राजस्थानी शामिल है, ना आपकी अंग्रेजी शामिल है, ना आपकी गोंडी शामिल है, ना हिमाचली शामिल है। तो ये 4 भाषाएं आपको ध्यान रखनी जो कि शामिल नहीं हैं, और 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, प्रारंभ में 1950 में 14 भाषाएं थी और अभी कितनी है, 22 है। लेकिन राजस्थानी शामिल नहीं है, अंग्रेजी भी शामिल नहीं है, गोंडी शामिल नहीं है और हिमाचली शामिल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, बीमा के पक्षकार होते हैं। तो बीमा के पक्षकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो बीमा करता होता है और एक बीमित व्यक्ति होता है। कभी कभी ऐसा सवाल भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, उपभोक्ता विवादों के निपटाने की अवस्था तंत्र है। तो उपभोक्ता विवादों के निपटाने की अवस्था तंत्र कितना स्तरीय हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो उपभोक्ता विवाद जो है उनको निपटाने के लिए कितनी त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। तो ये त्रिस्तरीय होती है दोस्तों, त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। एक तो आपकी राष्ट्रीय होती है, एक आपकी राज्यों वाली होती है और एक आपकी जिला वाली होती है। ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता, राज्य उपभोक्ता और जिला उपभोक्ता। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये अर्धन्यायिक निकाय होते हैं। NCDRC के आदेश के खिलाफ 30 दिवस में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो 30 दिवस में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है, तो ये 1986 का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर जो है दोस्तों, इस दिन आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ये दोनों फेवरेट सवाल है, RPSC RSM SSB के ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आएगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, बाल श्रम को अगर आप गैर कानूनी घोषित करोगे तो ये किस में आएगा, राजनीतिक में नहीं आएगा, आर्थिक में भी नहीं आएगा, परंपरागत में भी नहीं आएगा, सामाजिक न्याय में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप समाज का भला कर रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, सामाजिक न्याय में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपके समाजवादी हैं, एक आपके गांधीवादी है और एक आपके उदारवादी है। तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे। समाजवादी में आपका अनुच्छेद 38 आता है, 39 आता है और 39 क आता है। एक आपका 41 आता है, 42 आता है और 43 क आता है और एक आपका 47 आ जाएगा। और गांधीवादी में आपका 40, 43, 43 ख और 46, 47 आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 40 ग्राम पंचायत वाला, 43, 43 ख और 46, 47 गांधीवादी में आता है। और यहाँ पर आपका 38, 39 और 39 क, फिर 41, 42 और 43 क और 1, 47। और उदारवादी में आपका 44, 45, 48, 48 क और 50, 51 आता है। यानी 44, 45, 50, 51 और 48 और 48 क जो है ये आपका किस में आएगा, उदारवादी में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है RPSC के द्वारा। ठीक है, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो स्वीप कार्यक्रम जो है दोस्तों ये आपका कब शुरू किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत आपकी 2005 में की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार मैंने आपको बताया दोस्तों 21A के तहत शामिल किया गया। तो ये कौन से भाग में हो जाएगा, भाग 3 में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। भाग 3 में आपके मूल अधिकारों का उल्लेख है और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है,
तो ये आपका दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है और ये कब से मनाया जा रहा है? 2015 से कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था। इस वजह से भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और स्थायी अध्यक्ष दूसरी सभा में कौन बने थे आपके? तो स्थायी अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और एस सी मुखर्जी और आपके वीटी कृष्णाचारी जो थे वो भी आपको ध्यान रखने उपाध्यक्ष थे। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार 18-19। तो 19-18 जो है ये तो आपका दोस्तों स्वतंत्रता में नहीं आता है, ये समता में आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 24-25, तो ये भी गलत हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, ये बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 14 से 18 तक आपका समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का 19 से 22 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध 23-24 आपको ध्यान रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का 25-28 हो जाएगा। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार 19-30 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जिसे भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों संविधान की आत्मा कहा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए पेश कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को तो पेश किया गया था, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए पेश कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। यानी पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को, ये आपको ध्यान रखना है। और पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? तो किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है 86वें संविधान संशोधन को? तो ये आपका किस में हो जाएगा दोस्तों? समता का अधिकार में नहीं होगा, ये किस में हो जाएगा? आपका स्वतंत्रता के अधिकार में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों? ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार में हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्लेख किस में आ जाएगा? 21A में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार ये 2011 में मनाया गया था। अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है। तो कृषि और सिंचाई को जिस अनुसूची में शामिल किया गया है वह सूची आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी दोस्तों राज्य सूची हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कृषि और सिंचाई की बात की जा रही है। तो कृषि और सिंचाई जो है ये राज्य का होता है, तो यहाँ पर राज्य सूची का विषय हो जाएगा ये आपका। ये आपको ध्यान रखना है, इसको एक बार समझ लीजिए आप। जैसे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ बताई गई है। एक तो आपकी संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। संघ सूची में आपके 100 विषय शामिल है राष्ट्रीय महत्व के, और राज्य सूची में आपके 61 विषय शामिल है। राज्य सूची में कितने हो जाएंगे? 61 हो जाएंगे, जिसमें कौन कौन सा आएगा? पुलिस आ जाएगा, स्थानीय स्वशासन आ जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा। कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, पुलिस भी इसमें आ जाएगी। पुलिस भी किस में आ जाएगी? आपकी राज्य सूची में आ जाएगी। समवर्ती में आपके दोस्तों इस पर संसद, राज्य विधायिका दोनों कानून बना सकते हैं, यानी राज्य भी कानून बनाएगा, संसद भी बनाएगा। इसमें 52 विषय शामिल है आपके। अब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, वन आपका समवर्ती सूची का विषय है, वन्य जीव भी समवर्ती सूची का विषय है, और बिजली जो होती है आपकी बिजली जो है ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ शिक्षा आपका किसका विषय हो जाएगा? समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या पूछा गया था? कृषि एवं सिंचाई। अगर यहाँ पर शिक्षा पूछा जाता तो क्या आंसर करते हैं? समवर्ती सूची। वन पूछते, वन्यजीव पूछते या बिजली पूछते तो भी समवर्ती सूची। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो ये आपका द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। मतदाता रजिस्टर का प्रभारी आपका द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। यहाँ पर 3 होते हैं दोस्तों, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी। प्रथम मतदान अधिकारी तो केवल पहचान करता है, पर्ची बनाना, और किसी के मतदाता की पहचान में अगर कोई त्रुटि है तो उसको चुनौती दी जा सकती है। लेकिन द्वितीय वाला क्या करता है? मतदान रजिस्टर या स्याही का भार साधक होता है। और तीसरा क्या करता है? बैलेट जारी करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त जो है दोस्तों इसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, राज्य की विधानसभा। तो राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ये आपसे पूछा गया है।
तो कौन करेगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन करेगा दोस्तों? राज्यपाल करेगा आपका राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त। और अगर आपसे पूछा जाए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कौन नियुक्त करता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलग है दोस्तों और आपका राज्य चुनाव आयुक्त अलग है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है इसे कौन नियुक्त करेगा? इसे दोस्तों भारत का आपका मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त करेगा इसे, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क में पंचायती राज के तहत निर्वाचन आयोग का उल्लेख है और 243(a) के अंतर नगरीय निकायों के तहत आपका चुनाव आयोग का उल्लेख है, राज्य चुनाव आयोग का, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी सेवा अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। 565, ये आपको ध्यान रखनी है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये जुलाई 1994 में की गई थी। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। जुलाई 1994 को आपके चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य के जो चुनाव आयुक्त थे पहले कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। ये अभी आपके JN के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले कौन हो जाएंगे? आपके अमर सिंह राठौड़ हो जाएंगे। दूसरे आपके NR असीन हो जाएंगे। इंद्रजीत खन्ना तीसरे हैं। AK पांडे है, राम लुभाया है, प्रेम सिंह मेहरा है और फिर लास्ट वाली आपकी अभी जो करंट में है वो आपकी कौन है? मधुकर गुप्ता है, ठीक है, मधुकर गुप्ता। ये कौन से नंबर की हो जाएगी? आपकी 7वें नंबर की हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। ये सीक्वेंस भी कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 5वें नंबर पर राम लुभाया है, फिर प्रेम सिंह मेहरा है, फिर मधुकर गुप्ता है। अब इनको भी एक साथ याद कर लेना, NR, इंद्रजीत और AK पांडे। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोक से क्या तात्पर्य है? तो हम भारत के लोक से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित होगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो अस्पृश्यता जो है दोस्तों इसको किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समानता का जो आपका मूल अधिकार है उसमें इसको समाप्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मोटा मोटा जो है आज लगभग 40 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इसी तरीके के 8 वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और आपके संविधान के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। लगभग 300 सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।